हेलो, मैं देविता शर्मा। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं रियल एनालिसिस को, जहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं एग्जाम जैसे CSIR नेट, गेट, जैम, MBHM टेफर, PhD एंट्रेंस, MSc एंट्रेंस, PSC नेट, सेट, ऐसे सारे एग्जाम्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, जहाँ पे रियल एनालिसिस आपसे पूछा जाता है और वो भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा जा रहा है। तो हमने अभी लास्ट लेक्चर्स में इस पूरी सीरीज में, इसकी लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, जहाँ पे आप पूरे सीक्वेंस से लेक्चर देख सकते हैं। तो हमने अभी इससे पहले पॉइंट सेट टोपोलॉजी कंप्लीट किया हुआ है, जो इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है। देन इसके बाद हमने यहाँ पे सीक्वेंस ऑन अ रियल नंबर पे सीक्वेंस एंड रेंज सेट एंड बाउंडेड सीक्वेंस को कवर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के साथ, मोनोटोनिक सीक्वेंस के साथ। ठीक है, और हम आज यहाँ पे कुछ थ्योरम तक कवर करने वाले हैं, तो वो सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग आज हम यहाँ पे बिल्ड करेंगे। अभी मोनोटोनिक को हम समझ लेते हैं होता क्या है। मोनो मतलब होता है वन एंड टोनिक मतलब होता है डायरेक्शन। तो अगर कोई सीक्वेंस एक ही डायरेक्शन में मूव करती है तो हम उसको मोनोटोनिक सीक्वेंस बोलते हैं। या तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है, जब हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो। और इस बेसिस पे हमने ये जो मोनोटोनिक सीक्वेंस है इसको दो डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। एक है हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है, और दूसरा है हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो ये दो तरीके से आपने ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द सीक्वेंस आपने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग को डिक्रीजिंग को क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से किया हुआ है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपके पास एक सीक्वेंस बना लूँ, ऐसे एक हमारे पास सीक्वेंस है जो कि कुछ इस तरीके से दिख रही है, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये रिपीटेड फॉर्म में दिख रही है। अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा। 1 पे हमको क्या इमेज मिल रही है, 1। 2 पे हमको क्या इमेज मिल रही है, 2। जब यहाँ n1 होगा तो 1 मिल रही है, n2 होगा तो हमको 1 मिल रही है, n3 होगा तो 2 मिल रही है, n4 होगा तो 2 मिल रही है, n5 होगा तो 3 मिल रही है, n6 होगा तो 3 मिल रही है, एंड सो ऑन। इस तरीके से मिल रही है। तो यहाँ जब n1 है, n आपका कहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, जब भी आप सीक्वेंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो n आपका कहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, आपका x एक्सिस पे। ठीक है, ये x एक्सिस पे आपका n का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे जो Sn का रिप्रेजेंटेशन है वो y एक्सिस पे होता है। तो n1 पे 1, n2 पे 2, n3 पे 3, n4 पे 4, n5 पे 3। इस तरीके से आपको ये देखने को मिल रहा है। मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न देखने को मिलेगा। तो आप इस पैटर्न को अगर ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको यहाँ पे ये भी चीज देखने को मिल रही होगी कि हमने स्टार्ट इस पॉइंट से किया था एंड हम अपवर्ड डायरेक्शन पे मूव करते जा रहे हैं, बट हम कुछ पोजीशंस पे यहाँ इक्वल भी आ रहे हैं, जैसे इन पोजीशंस पे हम इक्वल आ रहे हैं। तो अगर हम इसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन करें तो फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, जो Sn+1 होता है हमारा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू Sn होना चाहिए। यहाँ पे हम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दोनों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से। अगर हम इसको थोड़ा और एलोबरेट करके लिखना चाहें तो इसका मतलब है कि जो S1 है आपका वो लेस देन इक्वल टू S2 होना चाहिए, S2 इज लेस देन इक्वल टू S3 होना चाहिए, इज लेस देन इक्वल टू S4 होना चाहिए, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपकी सीक्वेंस होनी चाहिए। अगर इस तरीके से आपकी सीक्वेंस दिख रही है एंड ग्राफिकली आपको देख के समझ में आ रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज कर रही है, कोई भी पॉइंट पे जो आपकी ग्राफ है वो कहीं पे भी डिक्रीज नहीं कर रही, मे बी दे आर इक्वल और मे दे इंक्रीज, है ना। तो इस तरीके से हो रहा है तो आप उसको आप क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलेंगे। एंड इसका ग्राफिकल जो इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये होता है, एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो आप समझ ही पा रहे हैं।
तो इस तरीके से ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की बात हो गई। ये किसका ग्राफिकल, ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का, ठीक है। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के साथ साथ एक वर्ड आपने सुना होगा कभी, तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे जो स्ट्रिक्टली वर्ड यूज हो रहा है ये इसलिए यूज हो रहा है कि कहीं पे भी, अभी हमने क्या देखा, वो इक्वल भी हो सकते हैं और वो बड़े भी हो सकते हैं, मतलब इंक्रीज कर सकते हैं, मे बी दे आर इक्वल। बट जैसे ही हमने स्ट्रिक्टली वर्ड का यूज किया तो इसका जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होगा फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, जो आपका जो एन है वो कैसा होना चाहिए, एन इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन एन प्लस वन, ठीक है। जो आपका एन है वो स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए आपके एन से, या फिर आप लिख सकते हैं जो एन प्लस वन है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एन से, ठीक है। तो दोनों में से एक ही बात है ये। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, बस क्या अंतर आ जाता है, स्ट्रिक्टली का जब वर्ड हम यूज करते हैं, स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करने के कारण यहाँ पे जो इक्वालिटी का साइन था अभी तक वो हट जाता है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, तो -1/n का अगर आप सीक्वेंस ले लीजिए, इसको आप ओपन करके लिखेंगे तो -1 आएगा। फिर क्या आएगा आपका यहाँ पे, या फिर आप log n ले लीजिए, ये नहीं लेना है तो log n ले लीजिए, थोड़ा सा और अच्छा बनेगा। बाकी ये भी ले सकते थे, ये सीक्वेंस भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए log n ले लीजिए। तो क्या आ जाएगा आपका log 1, log 2, log 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से ये सीक्वेंस आपकी बनती हुई दिखेगी, ठीक है। इसका अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपकी यहाँ पे n1 पे यहाँ पे आएगा आपका n1 पे यहाँ आएगा, एंड इस तरीके से आपको ये इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ n1 पे 0 आ रहा है एंड n1 पे 0 आते हुए इस तरीके से इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। तो कहीं पे भी आपको जो फंक्शन है वो इक्वल टू नहीं दिख रहा, वो कैसे ना कैसे कुछ पॉइंट डिफरेंस के साथ इंक्रीज हो रहा है, कैसे भी इंक्रीज हो रहा है, बट वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं, इस टाइप के जो एग्जांपल्स होते हैं, इस टाइप के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देती हैं सीक्वेंस, उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। एक तो इंक्रीज हो रही है और कहीं पे भी इक्वल नहीं आने वाले केस में हम उसको स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो दो तरीके से आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की बात होती है, इसी तरीके से दो तरीके से आपकी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की भी बात होती है। तो हम यहाँ पे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग को देख लेते हैं, ठीक है। अब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए यहाँ पे सेम चीजेस का अगर सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए जो एन प्लस वन है वो लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए। कहने का मतलब जो S1 है वो अब कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जो S1 है सॉरी वो आपका कैसा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए S2 से, S2 में इज ग्रेटर और इक्वल टू S3 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सीक्वेंस आपकी होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 1/n का ले लीजिए, या पहले आप ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, ये ले लीजिए आप, यहाँ पे ले लीजिए -1, -1, -2, -2, -3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप ले लीजिए। अगर आप इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो 1 पे आपको क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, फिर 2 पे आपको -1 मिल रहा है, 3 पे आपको -2 मिल रहा है, 4 पे भी आपको -2 मिल रहा है एंड सो ऑन। मैं यहाँ पे बना देती हूँ। तो 1 पे आपको -1, 2 पे भी -1, 3 पे -2, 4 पे -2, 5 पे -3, 6 पे -3 एंड सो ऑन। तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से, और आप कैसे आ रहे हैं, डिक्रीज होते हुए जा रहे हैं एंड मे बी यू आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जगहों पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो सीक्वेंस है वो इक्वल आ रही है, यहाँ पे इक्वल आ रही है, यहाँ पे इक्वल आ रही है, यहाँ इक्वल आ रही है, और बाकी जगह पे हमारी जो सीक्वेंस है वो कैसे आ रही है, डिक्रीजिंग आ रही है। तो यहाँ पे जो आपकी सीक्वेंस है वो कैसी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो अगर हम एक और वर्ड की बात करें दैट इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग।
ठीक है। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की बात करें तो अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 1/n सीक्वेंस का, तो आपको क्या देगा, n1 पे 1 देगा, n2 पे 1/2, n3 पे 1/3, n4 पे 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो आपको देखने को मिलेगा n1 पे 1 मिल रहा है, n2 पे हाफ मिल रहा है, n3 पे 1/3 मिल रहा है, n4 पे और कम, n5 पे और कम। इस तरीके से ये टेंडिंग टूवर्ड जीरो आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो सीक्वेंस है, अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से मूव होता हुआ दिखेगा, टेंडिंग टूवर्ड जीरो बट नॉट नेवर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये डिक्रीज हो रही है सीक्वेंस और कहीं पे भी इक्वल नहीं हो रही है। तो इस पर्टिकुलर केस में आप इस सीक्वेंस को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोलेंगे। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, जो Sn है वो आपका ग्रेटर देन होना चाहिए Sn+1 से। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली की बात आ जाती है, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन हट जाता है, तो यहाँ पे इस टाइप से इक्वालिटी का साइन हट जाता है और फंक्शन और आपका जो सीक्वेंस है सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज करता है, तो आप उसको स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ आपके एग्जाम्पल के साथ मैंने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर दिया है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं हम सब सीक्वेंस की तरफ। ठीक है, तो सब सीक्वेंस क्या होती है? सब सीक्वेंस, तो देखो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, सब सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का एक पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं? सब सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ डिफाइन करना चाहें तो लेट an आपके पास एक सीक्वेंस है, बी अ सीक्वेंस इन रियल नंबर, क्योंकि हम यहाँ पे जितनी भी सीक्वेंस डील कर रहे हैं वो सेट ऑफ अ रियल नंबर पे है। तो अगर एक ये सीक्वेंस है और एक आप क्या कहना चाह रहे हैं? सब सीक्वेंस। तो अ सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस, ये जो आपकी गिवन सीक्वेंस थी, इसकी जो सब सीक्वेंस होगी वो क्या होगी? हुज टर्म आर chosen from the original sequence in the same order as in original sequence। तो देखिए यहाँ पे वैसे तो आपको पता ही होगा, सबसेट पढ़ा होगा, तो जो सेट से का पार्ट होता है दैट आर द सबसेट। तो ऐसे ही यहाँ पे जो सीक्वेंस का पार्ट है दैट आर द सब सीक्वेंस। ठीक है, बट यहाँ पे जो मेजर पॉइंट्स हैं, जो मेजर चीज आपको याद रखनी है वो ये कि जो सब सीक्वेंस है उसके जो टर्म्स है वो सेम होने चाहिए जो कि आपके पास, जो कि ओरिजिनल सीक्वेंस के पास हैं। तो टर्म्स बदलने नहीं चाहिए, कोई भी टर्म ऐसा सब सीक्वेंस के अंदर नहीं होना चाहिए जो ओरिजिनल सीक्वेंस के अंदर नहीं है। जितने भी टर्म ओरिजिनल सीक्वेंस के अंदर हैं, जितनी बार रिपीट हो रहे हैं, आप सिर्फ उतनी बार ही रिपीटेड सब सीक्वेंस में ले सकते हैं। उससे ज़्यादा बार रिपीटेड या उससे अलग कोई नंबर आप या कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं ले सकते, सब सीक्वेंस के अंदर आप नहीं ले सकते। तो पहला पॉइंट ये हो गया, टर्म्स आपको 100% चूज करनी पड़ेगी ओरिजिनल सीक्वेंस से। आपके पास उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, कोई भी ऐसा टर्म आपको सब सीक्वेंस के अंदर नहीं लेना है जो ओरिजिनल सीक्वेंस के अंदर नहीं है। सेकेंड बात कि आपको यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है सेम ऑर्डर, तो जो भी सेम ऑर्डर आपकी ओरिजिनल सीक्वेंस में फॉलो हो रही है वो ही सेम ऑर्डर पे आपको क्या करना है? सब सीक्वेंस के अंदर भी एलिमेंट्स को अरेंज करना है। तो ये दो मेजर पार्ट है, सबको पता होता है ये उसका पार्ट होता है, बट हम ये जो मेजर पार्ट है इसको इग्नोर कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये दो सब सीक्वेंस है, एक है A3, एक है A5, एक है A7 एंड सो ऑन। तो ये जितने भी ऑड्स थे 3 के बाद उन सब का सीक्वेंस है, प्लस एक दूसरी सब सीक्वेंस है, ये भी हमारी एक सब सीक्वेंस है। ठीक है, और ये भी हमारी एक सब सीक्वेंस है। एक ओरिजिनल सीक्वेंस है AN, है ना, ओरिजिनल सीक्वेंस है आपकी
ओरिजिनल सीक्वेंस है आपकी ए एन की, और इसके अंदर एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे A1 कॉमा A2 कॉमा A3 एंड डॉट 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 सो ऑन। तो ये आपकी ओरिजिनल सीक्वेंस थी जिसकी आपने दो सब सीक्वेंस ले लिए, एक ये, एक दूसरी मैं यहाँ बना रही हूँ A10 A15 A20, मतलब यहाँ पे किसका मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल। तो जो इसका एडिशन होगा इज अगेन अ सब सीक्वेंस, द एडिशन ऑफ टू सब सीक्वेंस इज अगेन is a subsequence. तो एडिशन ऑफ टू सबसीक्वेंस ऑफ सेम ओरिजिनल सीक्वेंस इज अगेन अ सबसीक्वेंस। तो ये आपने देखा। अब देखिए, अगर आपके पास जो ओरिजिनल सीक्वेंस है ए एन इज इक्वल टू में A1 कॉमा A2 कॉमा A3 डॉट 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 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपकी ओरिजिनल सीक्वेंस है और आप कहना चाहते हैं एक सब सीक्वेंस, ठीक है, वो क्या है आपके पास सब सीक्वेंस किस तरीके से है आपने ले ली है, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है A2 A1 A3 A4 A5, आपको इस तरीके से ये एक सीक्वेंस देखने को मिल रही है। आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस जो आपने यहाँ लिखी है, दिस सीक्वेंस इज द सब सीक्वेंस ऑफ द ओरिजिनल सीक्वेंस। तो ओरिजिनल सीक्वेंस लेट ओरिजिनल सीक्वेंस बी ए एंड जो ये सब सीक्वेंस है वो बी है। तो आप कहना चाह रहे हैं बी इज द सब सीक्वेंस ऑफ दिस ए। तो क्या ये बी इज द सब सीक्वेंस? नो, इज नॉट अ सब सीक्वेंस ऑफ ए। क्यों नहीं है सब सीक्वेंस ए की? बिकॉज इसने ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है, बिकॉज डज नॉट हैव सेम ऑर्डर। तो यहाँ पे जो सेम ऑर्डर है वो फॉलो नहीं हो रहा है, इस कारण से ये सब सीक्वेंस नहीं है। देख रहे हैं आप यहाँ पे A2 पहले आ गया है एंड A1 बाद में आ रहा है। तो अगर ऑर्डर भी फॉलो नहीं हो रहा है तो भी आपका ये सब सीक्वेंस नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सी सीक्वेंस है आपकी ओरिजिनल सीक्वेंस AN की। यहाँ पे A1 A2 डॉट कॉमा A3 कॉमा डॉट 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 इस तरीके से ये सीक्वेंस जा रही है। आपके पास एक D सब सीक्वेंस है, इसको आप क्या कहना चाह रहे हैं? सब सीक्वेंस कहना चाह रहे हैं। तो इस D के अंदर आपने एलिमेंट ले लिए हैं कुछ इस तरीके से A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपने इसके अंदर एलिमेंट्स ले लिए। तो अगर आपने इसके अंदर इस तरीके से एलिमेंट ले लिए हैं तो क्या ये सब सीक्वेंस है? तो हम बोलेंगे नो, इट इज नॉट अ सब सीक्वेंस ऑफ सी। तो ये जो डी है वो सब सीक्वेंस नहीं बनेगी सी की। क्यों नहीं बनेगी? बिकॉज यहाँ पे जो A1 है वो सिर्फ कितनी बार है ओरिजिनल सीक्वेंस में? एक ही बार है, बट हम यहाँ पे जो A1 है उसको 2 बार रिपीट करके लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ 3 बार रिपीट होता और हमने सब सीक्वेंस में भी 3 बार रिपीट किया है तो इट इज ओके, इट इज फाइन। बट अगर एक बार रिपीट है या जितनी बार भी रिपीट है आपने उससे ज़्यादा टाइम आपने यहाँ पे रिपीट कर दी है चीज़ों को और ऑर्डर भी आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में जो आपकी सीक्वेंस जिसको आप सब सीक्वेंस कहना चाह रहे हैं वो सब सीक्वेंस नहीं बन पाएगी ओरिजिनल सीक्वेंस की। तो एज इट इज कॉपी करके निकालना है। आप छटनी कर सकते हैं, बीच में से कुछ आप एलिमेंट्स हटा सकते हैं, बट आप उसको रीअरेंज नहीं कर सकते, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते हैं सब सीक्वेंस के केस में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब सीक्वेंस के, ठीक है। तो ये आ गया आपका इस तरीके से सब सीक्वेंस आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस का मतलब होता है कि अगर आपके पास दो सब सीक्वेंस है, एक AN के एंड दूसरी आपकी सब सीक्वेंस है BN के, ठीक है। तो ये आपके पास दो सब सीक्वेंस है R2 सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस AN। तो ये किस तरीके से होनी चाहिए? ये कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि जो T1 है, T1 मतलब ये जो N के आप ले रहे हैं, है ना, और ये जो दूसरा वाला है ये N डैश के है। तो ये जो आप ले रहे हैं जो T1 है वो N के का कलेक्शन है
और जो एन के है उसमें ये जो के है वो मूव कर रहा है आपका सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर से। ऐसे ही ये जो T2 है वो आप किसका कलेक्शन ले लीजिए, एन डैश के का कलेक्शन ले लीजिए, अगेन जहाँ के आपका मूव कर रहा है सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर से, ठीक है। एंड इफ मेन कहानी क्या है, क्या बताता है कि ये सबसीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस है या नहीं, कि जो ये T1 का जब आप इंटरसेक्शन करेंगे T2 के साथ तो आपको 5 मिलना चाहिए, एंड जब आप T1 का यूनियन करेंगे T2 के साथ तो आपको पूरा का पूरा सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर मिल जाना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे इवन ऑड ले लीजिए, तो देन आप बोल पाएंगे जो AN के है, AN के एंड जो BN डैश के, जो ये दो सबसीक्वेंस है आर कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस, ठीक है, ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस। तो ये डिपेंड नहीं करता कि एलिमेंट्स क्या ले रहे हो, डिपेंड करता है कि जो आप उसमें सफिक्स ले रहे हैं, जो एलिमेंट्स ले रहे हैं वो कौन से ले रहे हैं। तो इसको एक एग्जांपल से अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पास एक सीक्वेंस है एन की, ये एन की सीक्वेंस है, तो इसके अंदर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया एंड सो ऑन, इस तरीके से एलिमेंट आ जाएंगे। तो आपने ले लिया यहाँ पे A2K, ठीक है, तो इसके अंदर एलिमेंट कौन से आ जाएंगे, जो आपके जैसे कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है एंड सो ऑन। तो जो जो इवन नंबर पे प्लेस होंगे, इवन पोजीशंस पे प्लेस होंगे उनको आप लेंगे। जरूरी नहीं है नंबर इवन, नंबर कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो हमने सीक्वेंस ऐसी ले ली है कि यहाँ पे नंबर्स आपको, ये जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपको इवन देखने को मिल रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि जो एलिमेंट्स हैं वो इवन हो। जरूरी क्या है, जो पोजीशंस हैं वो इवन होनी चाहिए। तो पोजीशन के बेसिस पे हमको कलेक्शन करना है। तो पोजीशन हमारी जैसे कि ये A2 हो गया, यहाँ पे A3 आएगा, यहाँ यहाँ A4 आएगा, यहाँ पे A6 आएगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमको पोजीशन के बेसिस पे कलेक्शन करना है। दूसरा हम 2n+1k ले लेते हैं, तो आपको जितनी भी ऑड पोजीशंस के नंबर्स होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। माइनस ले लीजिए तो 1 इंक्लूड हो जाएगा, -1 ले लीजिए, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो 1, 3, 5, 7, डॉट डॉट डॉट, तो ये आ गया। अब हमको ये नहीं देखना कि हमने नंबर्स क्या क्या ले लिया, हमको ये देखना है कि जो हम पोजीशन सेलेक्ट कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे जो T1 है वो 2K का कलेक्शन है, ठीक है, जहाँ K आपका सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर से आ रहा है। यहाँ पे जो T2 है वो आपका कैसा है, 2n-1k का कलेक्शन है, जहाँ K अगेन आपका सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो आपने देखा जब आप इन दोनों पोजीशंस को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब T1 इंटरसेक्शन T2 करेंगे आप, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे T1 इंटरसेक्शन, जब भी आप T2 करेंगे, T1 इंटरसेक्शन T2 करेंगे तो आपको 5 देखने को मिलेगा। बट जब आप T1 यूनियन T2 करेंगे तो पूरा का पूरा सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर आपको बनता हुआ दिख जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो दोनों आपने सब सीक्वेंस ली है A2K एंड यहाँ पे क्या ली हुई है A2n-1k, ये दोनों ही सब सीक्वेंस आपकी कैसी हैं, आर कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ एंड होता है, बहुत लेंथी हो रहा है लेक्चर, तो हम यहाँ पे ये चीजें एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिट पॉइंट समझते हुए लिमिट पॉइंट से रिलेटेड थ्योरम को डिस्कस करेंगे एंड हम कुछ एग्जांपल्स हम सेट ऑफ एग्जांपल्स बना लेंगे जहाँ पे हम उसको पूरी तरीके से एनालाइज कर लेंगे, वो बाउंडेड है, मोनोटोनिक है, क्या लिमिट पॉइंट है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें हम वहाँ पे कवर करेंगे एंड कन्वर्जेंस सीक्वेंस को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे जरूर बताइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और अच्छे से आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। आपको कुछ कमी लग रही है या कुछ एक्स्ट्रा ऐड करवाना है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।